हेलो हेलो हेलो, आप सभी बच्चों को एमआर का बहुत बहुत नमस्कार। जितने भी बच्चे 11th क्लास से 12th क्लास में जा रहे हैं उसमें चार तरह के बच्चे होते हैं। पहला, जिसका 11th क्लास एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्ट्रांग है, तो उसके लिए तो हम बात ही नहीं करेंगे क्योंकि वो पहले से ही बहुत ईमानदार था। ऑनेस्टली डेडिकेशन से उसने पढ़ाई किया, वो 12th क्लास में भी पढ़ेगा, अच्छा करेगा। दूसरा बच्चा ऐसा होता है जिसने पढ़ा तो सब कुछ है, पढ़ा तो सब कुछ है, अच्छे से डेडिकेशन से पढ़ा है, बट रिवीजन नहीं किया है। वो बहुत ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस उसका नहीं है। अब बहुत ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं है, रिवीजन नहीं है, तो अब 12th क्लास में हमें क्या क्या ऐसा करना है, किस तरीके से पढ़ाई करना है कि 12th क्लास हमारा ठीक हो जाए। तीसरा बच्चा ऐसा होता है कि आधा अधूरा पढ़ा है। आधा अधूरा मतलब उसने 11th क्लास के फिजिक्स में 4 चैप्टर पढ़े हैं, केमिस्ट्री के 6 चैप्टर पढ़े हैं, 2 चैप्टर छोड़ दिया, बैकलॉग बहुत था, टेस्ट नहीं दिया, रैंडम। और चौथा टाइप का बच्चा होता है, साहब हमने 11 पूरा ही खराब कर लिया, हो सकता है कहीं से पढ़ा ही ना हो, रेगुलर स्टडी किया ही ना हो, वैसे भी बच्चे 12th क्लास में आते हैं। तो फर्स्ट केस वाले जो बच्चे, उनके बारे में तो हम बात ही नहीं करेंगे। लेकिन बाकी के जो 3 बच्चे हैं जिनका 11 पूरा खराब हो चुका है, वो 3-4 चैप्टर पढ़ाई किए हैं या फिर पढ़ा पूरा है लेकिन रिवीजन नहीं हुआ है, सब कुछ भूल गए हैं, या पूरा खराब है। अगर 11 खराब है तो क्या 12th के साथ नीट हो जाएगा? क्या बोर्ड में अच्छे मार्क्स आ सकते हैं? यस, इसका जवाब है हां, आ सकते हैं। यस, बट ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर आने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। ऐसा नहीं है 11 खराब है, आज तूने बैठा और कसम खाई कि मैं 12th फोड़ दूंगा, आग लगा दूंगा भाई साहब, गर्दा गर्दा उड़ा दूंगा। वो तो शायद तूने 10th पास करने के बाद भी यही सोचा था, क्या कर लिया? खराब हो गए ना। रीजन रहे होंगे, बहुत सारे कारण रहे होंगे। तो मैं आपको अभी बताऊंगा कि किस तरीके से आपको आगे पढ़ाई करना है, क्या क्या प्रिकॉशंस रखना है, ऑनलाइन स्टडी स्पेशली कैसे करना है, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। आपको बस यहां पर इतना ध्यान रखना है कि जो कुछ भी मैं कह रहा हूं उसको सिंसियरली फॉलो करना है, ठीक है? तो सबसे पहला काम जो आपको करना है, सबसे पहला काम जो आपको करना है, एक पेज लेना है और एक पेज पे अपने 11th क्लास के जर्नी को याद करके कुछ बातें लिखनी है कि मैंने जब 11th क्लास स्टार्ट किया था तो ये सोचा था, लेकिन जब हमने आगे बढ़ा तो क्यों मेरा प्रिपरेशन उस लेवल का नहीं हो गया? क्या रीजन थे? कारण आपको इस साल भी तो रुकावट बन सकते हैं। आपके लाख डिटर्मिनेशन, लाख संकल्प और मेहनत के बावजूद भी वो रास्ते में रोड़ा बन के आएगा जो पिछले साल आया था। फिर आपने स्पेशली क्या क्या गलती करी? हर इंसान का गलती अलग हो सकता है, हर बच्चे हैं और बच्चियों का गलती अलग हो सकता है। वो गलती को आप लिखेंगे। फिर आप लिखेंगे कि 12th क्लास में एटलीस्ट कुछ नई गलती हो जाए तो नहीं पता, लेकिन ये गलती हमें रिपीट नहीं करना है, ये गलती हमें रिपीट नहीं करना है। मैं कलवा कुमार कसम खाता हूं, खुद का, अपने पढ़ाई का, कुछ भी, कि मैं ये गलती पूरे जान लगा के कोशिश करूंगा कि ये गलती नहीं रिपीट हो। और यहां पे सिग्नेचर करोगे और ये अपने दीवार पे चिपकाओगे। बहुत सारी ऐसी गलती हो सकती है जो शायद आप पेरेंट्स से नहीं बताना चाह रहे हो, क्योंकि जिस दिन बताए उसी दिन 12 तो छोड़, आज ही सारा करा देंगे पीएचडी तक। तो भाई उसको एक्सेप्ट करो। शायद तुम वो गलती लिखने के बाद अपनी नजरों में ही गिर जाओ या आईने से मतलब तुम नजर से नजर ना मिला पाओ, लेकिन जब तक तुम एक्सेप्ट नहीं करोगे तब तक ये गलती 12th के जर्नी में कब तुम्हारा 12th बर्बाद कर देगा ये पता नहीं चलेगा। हम शुरुआत करते हैं जोश और जुनून से, सब करता है, लेकिन उसी जोश और जुनून से तुम्हारा अंतिम कदम भी चलता रहे, 12th के लास्ट में भी तुम उसी डिटर्मिनेशन से, उसी संघर्ष से, उसी इंथुसियाज्म से काम करते रहो, ये कोई कोई कर पाता, उसी का सिलेक्शन होता है। समझ रहे हो ये बात? तो यहां पे तुम्हें लिखना पड़ेगा, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, है ना? रो, कोई बात नहीं, लेकिन अपनी गलती को एक्सेप्ट करो और उसको चिपका दो। हाँ, बहुत बड़ी गलती होगा जिसको तुम सच में नहीं पेरेंट्स से बताना चाहते हो, नहीं तो घर से बाहर फेंक देंगे, तुम मत लिखो। लेकिन जिस पर माफी मिल सकती है ना, वो लिखो और दीवार पे चिपकाओ और खुलेआम इसको एक्सेप्ट करो, ठीक है? खुलेआम इसको एक्सेप्ट करो।
कि हमने ये गलती करी थी, दोबारा रिपीट नहीं होना चाहिए, और आगे जैसे जैसे पढ़ाई करेंगे अगर वो सिचुएशन क्रिएट हुआ जब हम ये गलती कर रहे होंगे तो दिन याद करेंगे, फिर हम सोचेंगे कि आगे हमें क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। अब आते हैं कि सर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि जब हमारा 11th खराब है, हमने 4 ही चैप्टर पढ़े, हमने रिवीजन ही नहीं किया, हमने कुछ पढ़ा ही नहीं, तो मेरा 12th में अच्छा सिलेक्शन कैसे हो सकता है, अच्छे नंबर कैसे आ सकते हैं? तो यहां पे हाई आईक्यू लेवल और हाई इंटेलिजेंट से बहुत बहुत बड़ा होता है हार्ड वर्क। बोलो या हार्ड वर्क का जमाना है अभी। कई लोग कहते हैं कि हार्ड वर्क नहीं है, स्मार्ट वर्क करेंगे। हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क करेंगे। कौन सा वर्क करेंगे? स्मार्ट वर्क करेंगे। रे भाई, ऐसा नहीं है कि 4 दिन स्मार्ट वर्क करने से तुम 1 साल का जो बैकलॉग है वो पूरा कर लोगे। हाँ, करो स्मार्ट वर्क, मैं खुद कराऊंगा स्मार्ट वर्क, खूब जोरदार जोरदार तरीके से सिखाऊंगा सवाल करने के, लेकिन इस स्मार्ट वर्क के साथ साथ तुम्हें हार्ड वर्क भी करना पड़ेगा, जो फैक्ट है। चकाचौंध वाली बातों से बाहर निकल के इसको एक्सेप्ट करो कि कितना भी तुम्हें हार्ड स्मार्ट वर्क करना पड़े, उसके साथ साथ हार्ड वर्क की भी जरूरत है, ऑनेस्टी की जरूरत है, डेडिकेशन की जरूरत है, और डिसिप्लिन की जरूरत है, पेशेंस की जरूरत है। यहां पे 2-3 चीज और लिख लीजिएगा, डिसिप्लिन प्लस पेशेंस। ठीक है। दूसरी बात बेटा, आज आप पिछले साल के कंपेयर में 1 साल ज्यादा मेच्योर हो। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, सोचने समझने की क्षमता, किसी चीज को सीखने की क्षमता बढ़ जाती है। तो आज आप पिछले साल से ज्यादा मेच्योर हो। दूसरी बात, आपका बोर्ड भी है, आप थोड़ा सिंसियर भी हो गए हो। तीसरी बात, 12th क्लास का फिजिक्स या 12th क्लास का पूरा सिलेबस 11th के कंपेयर में इजी है। जब आप 10th से 11th में जाते हो तो सिलेबस मतलब 10 टाइम्स इंक्रीज हो जाता है, 1000% इंक्रीज हो जाता है। पहले फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एक ही किताब में आता था, 11th में जाते ही फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की 4-4 किताब हो जाती है। बच्चा ये सोचता है जब 11th क्लास में जाता है कि ये क्या चल रहा है, ये का पढ़ावत है मास्टर, ये कौथी है। और जैसे सिलेबस खत्म होता है बच्चे को ये लगता है कि जो चल रहा था वो खत्म हो गया। इससे ज्यादा बच्चे को, 95% बच्चे को नहीं समझ आता। लेकिन 12th क्लास में आप कम से कम प्रेशर झेलना तो सीख गए, आपको पता तो चल गया कितना पढ़ना है, पहले से प्रिपेयर्ड तो हो। अपनी गलती को दोहराने के लिए भी आप रेडी हो, सॉरी नहीं रेडी हो की गलती मेरा नहीं दोहराना चाहिए, सिंसियर भी हो, बोर्ड भी है, और तुम मेच्योर भी हो, और सिलेबस भी इजी है 11th क्लास से। कितने लोगों के जान में जान आया होगा, ये सारी बातें आपने बता के एकदम दिल गार्डन गार्डन कर दिया। नहीं, इतना आसान रास्ता भी नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आप पहले के जो पाप किए हो, उस पाप से उठने में, उस पाप को धोने में समय तो लगेगा। मान लो जिसका 11th बढ़िया है, वो अगर 8 घंटा पढ़ रहा है, तो कितना भी तुम स्मार्ट वर्क कर लो, तुमको 10 से 12 घंटा तो पढ़ना ही पड़ेगा ना यार। और अगर तुम डिटरमाइंड हो ना कि तुमको नीट क्वालिफाई करना, तुम्हारा ये इंटरेस्ट है, पढ़ना तुम्हें मजा आने लगा, तो ये इजी होगा तुम्हारे लिए। ना याद रखना, बाई फोर्स ये काम तुम नहीं कर सकते हो। दुनिया में जब भी इंसान कोई काम करता है तो उसके 2 रीजन होते हैं, बाई फोर्स या बाई चॉइस। ये तुम्हारा चॉइस है कि नहीं, डिसाइड कर लो। अगर तुम्हारा 11th खराब है और ये तुम्हारा चॉइस है कि हाँ मुझे नीट क्वालिफाई करना है, तो आज अपने आप से पूछो ये तुम्हारा चॉइस है कि बाई फोर्स कर रहे हो। अगर बाई फोर्स कर रहे हो तो मुश्किल होगा, तुम्हारा 12th भी खराब होगा। और आसान नहीं है 11th खराब करने के बाद 12th तुम पढ़ पाओ। तुम इस बैच में मत पढ़ना बेटा, क्योंकि हम इतना पढ़ाते हैं ना, बच्चा लेट हो जाता है कि रे मास्टर है कि क्या है। इतना पढ़ाते हैं ना कि नोट्स में इतना लिखाते, इतना सवाल कराते, इतना कराते हैं ना, किसी ने सोचे ना होगी कितना कराते हैं। तो भाई अगर तुम बाई फोर्स आए हो, पढ़ने में तुमको मजा नहीं आ रहा, पागल हो जाओगे। हम जब क्लास शुरू करते हैं ना, तो जिस एनर्जी से क्लास शुरू करते हैं ना, 3 घंटे बाद उसी एनर्जी से चिल्ला रहे होते हैं, कैसे मजा आ रहा है। तो अगर तुम्हारा बाई चॉइस है तो इजी हो जाएगा बेटा जर्नी, बाई फोर्स है तो तुम नहीं कर पाओगे। चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला प्रिकॉशन जो ऑनलाइन स्टडी में आपको रखना है, सम इंपॉर्टेंट गाइडेंस फॉर द ऑनलाइन स्टडी। सबसे पहली चीज, आपको क्लास नहीं छोड़नी है। क्या? क्लास नहीं छोड़नी है, रेगुलर लाइव क्लास लेना है। कई बच्चे होते हैं जिनको रिकॉर्डेड पसंद होता है, चैट नहीं देखना होता है, तो आप रिकॉर्डेड भी लोगे तो आप क्लास के बाद रिकॉर्डेड लेक्चर देख लो, कोई इशू नहीं है। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं हमको तो रिकॉर्डेड ही पसंद है, तो देखो पढ़ाई होनी चाहिए, बात खत्म। लाइव देखो या रिकॉर्डेड देखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है।
दूसरी बात, शॉर्ट नोट्स बच्चे ढूंढना शुरू कर देते हैं। अभी से वो ढूंढना शुरू कर देंगे, एमआर सर का नोट्स ना वहां मिल रहा है, खरीद ले क्या, और ना क्लास में इजी हो जाएगा, नोट्स नहीं बनाएंगे मजा हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। देखो, दूसरे की गर्लफ्रेंड और दूसरे की नोट्स देखने में अच्छा लगता है, आपके किसी काम नहीं आता। ठीक है, तो ये याद रखना है। क्या? मेक योर ओन नोट्स एंड शॉर्ट नोट्स, डोंट कंपेयर इट विथ अदर। जो तुम लिख रहे हो तुमको याद करने में, देखने में, रिवीजन करने में उसी से आसानी होगी। तो दूसरे के शॉर्ट नोट से कंपेयर मत करो, उसने क्या लिखा, हमने क्या लिखा, हमने क्या किया नहीं किया, वो मत करो। दूसरी बात, जब मैं पढ़ाता हूं तो मेरा टेम्परामेंट पढ़ाने का ऐसा होता है, जब मैं ऑफलाइन में भी पढ़ाता था तो 400-300 बच्चे बैठे हैं, तो मैं उस टाइप का टीचर नहीं हूं कि मैं पढ़ा रहा हूं, तुम अपना मन से लिख रहे हो, मैं बकवास किए जा रहा हूं, तुम नोट्स बना रहे हो, ऐसे नहीं होता। मैं इस बात के बिल्कुल अगेंस्ट हूं कि जब मैं पढ़ा रहा हूं तो पूरे दिलो जान से, ध्यान से मेरी बात सुनो और समझो। जब मैं तुम्हें बोलूं कि नोट्स करो, नोट्स करो चीजें, या मैं सवाल करा रहा हूं तो तुम नोट्स साथ साथ बनाओ। लेकिन जब मैं पढ़ा रहा हूं ना, पूरी इंथुसियाज्म से पूरा समझा रहा हूं, देखो ये एटम है, इस एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर है, इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन निकाल दे तो इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो गई, इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो गई मतलब प्रोटॉन इसमें बढ़ गया, प्रोटॉन बढ़ गया तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। और मान लो इस एटम में मैंने कुछ इलेक्ट्रॉन डाल दिए तो इलेक्ट्रॉन की एक्सेस हो गई तो ये बन गया पॉजिटिव चार्ज। भाई लिखने जाओगे ना तो भूल ही जाओगे मैंने क्या बनाया बोला है, सुन ही नहीं पाओगे। तो मेरी क्लास में ना दो टेम्परामेंट चलता है। जब मैं पूरी एनर्जी से, पूरी एंथुसियाज्म से कोई चीज फील करा रहा हूं, समझा रहा हूं, तो सुनो, पहले ध्यान से उसको समझो, सुनो। फिजिक्स है ये, और फिजिक्स की खास बात है कि एक चीज एक बार समझ आ गई ना तो दोबारा जीवन में उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बायोलॉजी बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, बहुत बहुत अच्छा सब्जेक्ट है बायोलॉजी, बायो यो। लेकिन मार्किंग भी है, 360 नंबर का बायोलॉजी आता है। लेकिन बायोलॉजी तुम कितना भी रट लो, एग्जाम से 1 महीने पहले भी उसको दोबारा रटना ही पड़ेगा। लेकिन फिजिक्स, मैं कहता हूं कि लास्ट में तुम कुछ मत नया पढ़ो, फिजिक्स में सिर्फ जो पढ़ा है उसको रिवीजन कर लो, या मत पढ़ो लास्ट के 1 महीने फिजिक्स, तुम्हारे नंबर 160-170 आ जाएंगे। लेकिन पहले फिजिक्स में थोड़ा टाइम रिलेटिवली ज्यादा देना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और नोट्स के बाहर से आज तक ना सवाल आया है ना आएगा, इसकी पूरी गारंटी। लेकिन नोट्स पढ़ना भी सबकी बात, बस की बात नहीं है। ठीक है, तो नोट्स अच्छे से बनाना है। 2 तरीके से मैं पढ़ाता हूं, जब मैं पूरा एनर्जी से, पूरा एंथुसियाज्म से डिलीवर कर रहा हूंगा थ्योरी को, तो आपको सुनना है। ठीक है, जब मैं क्वेश्चन करा रहा हूंगा, या मैं थ्योरी में कभी स्लो समझा रहा हूंगा कोई चीज, या फिर डायग्राम बना रहा हूंगा, तो नोट्स कर लेना। ठीक है, और नोट्स खुद के बनाने हैं, दूसरे से नोट्स नहीं लेना है। खुद के बनाए हुए नोट्स ही ज्यादा काम आते हैं, रिवीजन में, रिकॉल करने में, हर चीज में। राइट ऑल क्वेश्चन इन नोट्स डिस्कस्ड इन क्लास, मेक सेपरेट डीपीपी सॉल्यूशन कॉपी। डीपीपी के लिए अलग आपको कॉपी बनाना है। लेकिन कई बार बच्चे क्या करते हैं कि सर हमने थ्योरी तो लिख लिया लेकिन क्वेश्चन हम नहीं लिख पा रहे हैं आपके नोट से। भाई लिखना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, और यकीन मानो क्लास में पढ़ा तुम्हें समझ आ गया, जब तुम लिखोगे ना तो रिवीजन हो गया। बहुत बच्चे कहते हैं सर आप इतना पढ़ा देते हो, इतने सवाल कराते हो, तुम प्रैक्टिस कब करेंगे, प्रैक्टिस कब करेंगे सर, प्रैक्टिस कब करेंगे। वो सवाल जो कराए वो प्रैक्टिस ही है। हर चैप्टर में 200-200, 250 सवाल कराऊंगा, वो सवाल की प्रैक्टिस ही तो है, और क्या है वो। और भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा। सीधा जाके तू ना क्वेश्चन पेपर उठा और वो कर, इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ा दिया, इलेक्ट्रोस्टैट के सवाल लगा। बाकी मैं होमवर्क दूंगा मॉड्यूल से या किसी दूसरे किताब से। डीपीपी प्रैक्टिस ही तो है, और क्या है भाई साहब। इसके अलावा तुम्हें कुछ भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं कहता हूं तुम मेरा नोट्स पढ़ ले, उसके अलावा कुछ भी नहीं होता। लेकिन फिर भी यहां पे डीपीपी एक्स्ट्रा ही है। ये डीपीपी भी करना है खुद की प्रैक्टिस के लिए, लेकिन आपको 90% चीजें एकदम सेम टू सेम क्लास नोट्स ऐसी मिलेगी। सारी प्रैक्टिस हम करा देते हैं। वॉच रिकॉर्डेड लेक्चर अगेन इफ यू हैव एनी डाउट। सबसे पहले किसी भी डाउट को पूछने से पहले आप दोबारा से उस चीज को नोट से देख लें। उससे क्या होगा कि आपको जो कंफ्यूजन था असल में वो बहुत छोटी चीज है। आप देखोगे ना वहां पे मास्टर ने बताया हुआ है। तो जब भी छोटे छोटे डाउट हो तो आप लेक्चर को दोबारा देख लो बेटा, अच्छा रहता है। राइट ऑल फॉर्मूला एंड इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इन रफ कॉपी जस्ट आफ्टर द क्लास। ये बहुत इंपॉर्टेंट, और सिंसियरली अगर फॉलो कर लिया ना बेटा, रिवीजन करने की तुम्हें कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर रिवीजन करोगे ना तो एकदम कम से कम टाइम लगेगा तुम्हें। क्या? जैसे देखो मैंने आज तुमको पढ़ाया प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, उसके बहुत सारी प्रॉपर्टीज बताई, कुछ फॉर्मूला बताया, कुछ हमने सवाल कराए।
तुमको क्या करना है, क्लास के जस्ट बाद, ठीक है, क्लास के जस्ट बाद पानी पीना है, मुंह पे पानी मारना है, रिलैक्स करना है और एक कॉपी उठाना है। कॉपी, रफ कॉपी उठाना है, उस पर ब्लैंक पेज लेना है, उस पर सारी इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टीज लिखनी है। जो मैंने क्लास में फॉर्मूले बताए उन सारे फॉर्मूले को लिखना है। और यकीन मानो तुमको बड़ा आसान लग रहा होगा, लेकिन जब तुम लिखने जाओगे सच में आंखों के आगे अंधेरा छा जाएगा। छा जाने दो, तुमको सिर्फ 10% याद आएगा पहले दिन। नोट्स देख के फिर दोबारा लिखो, शायद तुम 50% चीजें लिख पाओगे। और यही चीज रिपीटेटिवली करते जाओ, कोशिश करते रहो, करते जाओ ये चीजें ना। जैसे देखो, हमने मान लो कुछ 4 फॉर्मूला आपको बताया और 5 थ्योरी बताई, थ्योरेटिकल पॉइंट्स बताए। अब जब तुम एकदम ब्लैंक पेज पे लिखने बैठोगे ना तो तुम्हारा हाथ कांपेगा, बोले क्या पढ़ा था आज की क्लास में, यार क्या क्या क्या। कोई बात नहीं, देख लो एक बार फिर लिखो। और ये प्रैक्टिस अगर कर लिया ना भाई, तो चीजें तुम्हारे दिमाग में एकदम, दिमाग तो है नहीं, डब्बे में सेट हो जाएगी। किसमें सेट हो जाएगी? डब्बे में सेट, DMS, डब्बे में सेट हो जाएगी। ठीक है, DPP आप रेगुलर सॉल्व करिए, चीजें रिपीटेटिवली दिखाई देगी आपको, है ना। वॉच DPP सॉल्यूशन वीडियो, DPP सॉल्यूशन वीडियो होता है, वहां से आप देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। रिवीजन की जहां की बात है, अब मान लीजिए कि आपने 6-7 चैप्टर 11th क्लास के पढ़े हुए हैं, रेगुलर बेसिस पे 6-7 चैप्टर जो आपने पढ़े हुए ना, बहुत एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, ध्यान से सुनना, मजा आ जाएगा कर लोगे तो। जो भी 6-7 चैप्टर आपने पढ़े हुए हैं या पूरा पढ़ा हुआ है, उसके ना बेसिक फॉर्मूले और सारे PYQ टाइम निकाल निकाल के बीच में करते रहना, सिर्फ PYQ, जिससे तुम्हारा PYQ होता रहे, उतना थ्योरी पढ़ लो। जैसे मैं बात करूं लॉज ऑफ मोशन, अब लॉज ऑफ मोशन में तुम PYQ उठाओ, अब तुमने PYQ 20 किए, 20 में से मान लो तुमको 5 ही आया, कोई बात नहीं, इट्स गुड। बाकी 15 नहीं आ रहा तो उस 15 की थ्योरी पढ़ लो ढूंढ के, और उस 15 के सॉल्यूशन देख लो और करो। ये मजाक नहीं कर रहा, अगर तुमने इतना कर लिया ना, सिर्फ 11th क्लास की PYQ का फॉर्मूला और PYQ प्रैक्टिस कर लिए ना, बहुत मदद मिलेगा बेटा लास्ट में। उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, 12th क्लास के प्लानर के साथ साथ आपको 11th क्लास का भी प्लानर मिलेगा, कि हम आपको कैसे कैसे 12th खत्म करने के बाद 11th रिवाइज कराएंगे, प्रॉपर आपको प्लानर मिल रहा होगा। स्टार्ट टेस्ट प्रिपरेशन बिफोर 7 to 8 फ्रॉम टेस्ट, 7 to 8 डेज फ्रॉम टेस्ट। क्या होता है कि टेस्ट बच्चे ना, जैसे संडे को है तो फ्राइडे को सैटरडे को शुरू करते हैं तैयारी करना, नहीं, टेस्ट की तैयारी आपको 7-8 दिन पहले से करनी है। जैसे मान लो टेस्ट प्लानर भी तुमको डिटेल्ड टॉपिक के साथ मिल जाएगा, मजा आ जाएगा एकदम बेटा। अब टेस्ट प्लानर तुम्हें टॉपिक के साथ मिल गया, अब तुम्हें क्या करना है कि टेस्ट मान लो 7 तारीख को है, मान लो 7 तारीख को टेस्ट है, 7 मई को टेस्ट है, तो हम क्या करेंगे, 1 मई से टेस्ट का सिलेबस उठाएंगे। 1 मई को सबसे पहले कंप्लीट करेंगे फिजिक्स। क्यों भाई? सर फिजिक्स इसलिए करवा रहे हो कि आपके सब्जेक्ट में नंबर ज्यादा आ जाए। अरे तू तो ना कर तो भी मेरे सब्जेक्ट में ज्यादा नंबर आएंगे, चिंता मत कर, ठीक है, मत कर तू, नोट्स पढ़ लेना, ज्यादा ही आएंगे। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि फिजिक्स की चीजें पहले करने में टाइम लगता है, एक बार कर लोगे तो याद रहेगा सैटरडे तक, संडे तक। अगर तुम मंडे को ही 4 दिन पहले, 5 दिन पहले तुम बायोलॉजी कर लोगे, तो बायोलॉजी एग्जाम से एक दिन पहले भी करना पड़ेगा, तो क्या फायदा हुआ पहले करने का? ओ भाई, तो तुमको क्या करना है, तुमको क्या करना है कि 7 मई को टेस्ट है, तो तुमको 5 मई को और 6 मई को बायोलॉजी का पोर्शन कंप्लीट करना है। उससे पहले केमिस्ट्री करना है, सबसे पहले फिजिक्स करना है, याद रखना है ये सारी बातें, ठीक है। तो आपको क्या क्या करना है, समझ में आया? बताओ। तो सबसे पहले अपनी गलतियों का चार्ट बनाना है और कसम खाना है वो गलती दोबारा नहीं करेंगे, प्रॉमिस करना है खुद से कि वो गलती दोबारा नहीं करेंगे। दूसरा क्या करना है, दूसरा बेटा आपको रेगुलर लाइव क्लास लेना है, नोट्स खुद के बनाने हैं, बीच में कहीं डाउट आएगा तो लेक्चर जाके दोबारा देखना है, लेक्चर में जितने भी सवाल कराए हैं वो सारे आपको खुद नोट्स में लिखना है, समझ गए? बहुत इजी होगा, जो आपसे एक बार में हो गया। बहुत सारे ऐसे सवाल होंगे, अगर एक आध दो स्किप कर दोगे कोई बात नहीं, लेकिन 90% क्वेश्चन आपको लिखना ही है किसी भी हालत में, ठीक है। नोट्स आपके खुद के बने होने चाहिए, शॉर्ट नोट्स आपके खुद के बने होने चाहिए, ठीक है। फॉर्मूला, एन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जस्ट क्लास के बाद आपको लिखना है, ठीक है। जस्ट क्लास के बाद ये करना ही है आपको, किसी भी कीमत पे। कुछ मत करो, रिवीजन मत करो, लेकिन ये काम कर लो। 7 बजे से मान लो 9 बजे तक क्लास हो गया, क्लास के बाद 10 मिनट का ब्रेक लेंगे, 9:15 में एक ब्लैंक पेज लेंगे, ब्लैंक पेज पे धक्का धक लिखना शुरू करेंगे आज की क्लास में क्या पढ़ाया मास्टर ने। अगर हमसे कुछ कंसेप्ट या फॉर्मूला मिस हो रहा होगा, हम वापस से जाके देखेंगे, फिर से उसको हम यहाँ पर नोट डाउन करेंगे। क्लियर है?
ओके, समझ में आया? ठीक है सर। उसके बाद डू ओनली क्लास नोट्स, डीपीपी एंड टेस्ट। इसके बाहर की कोई चीज आपको बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। देखो कितना चीज सफिशियंट है, क्या क्या करना चाहिए, ये गलत सवाल है। सही सवाल ये है कि तुम कितना कर पा रहे हो और उसका करने का सीक्वेंस क्या होना चाहिए। मैं कहता हूं कि सिर्फ तुम नोट्स कर लो पूरा, मेरी गारंटी है नीट में जो 50 सवाल आते हैं जिसमें से 45 करने हैं, 48 मेरे नोट से आएंगे, गारंटी है। हर साल आते हैं, इस साल भी आएंगे। तो मेरी बात समझना कि अगर तुम क्लास नोट्स पूरा कर लो ना और डायरेक्टली तुम क्वेश्चन पेपर टेस्ट वाले अटेम्प्ट करो, हो सकता है पिछले साल के टेस्ट पेपर ले लो और तुम क्लास नोट्स पढ़ के डायरेक्ट अटेम्प्ट करो, हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी क्लास नोट्स कर लेने के बाद अगर आपके पास टाइम बचता है तो डीपीपी कर लो और उसके बाद टेस्ट दो। फिर भी सर मेरे पास टाइम बच गया, अब एनसीईआरटी का क्या करें? फिजिक्स में एनसीईआरटी नहीं पढ़ना है, फिजिक्स में एनसीईआरटी नहीं पढ़ना है खुद से, थ्योरी तो बिल्कुल नहीं पढ़ना है। कुछ सवाल आपको करने, वो जो मैं बताऊंगा वही करना है। होमवर्क दूंगा मैं फ्रॉम एनसीईआरटी, फ्रॉम एनसीईआरटी। जो एनसीईआरटी से मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं वही करना है। खुद से होमवर्क की थ्योरी तो पढ़नी नहीं, बिल्कुल एनसीईआरटी की थ्योरी नहीं पढ़नी। फिजिक्स के लिए एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है वो मैं दे दूंगा होमवर्क। तो एनसीईआरटी सबको रखना है, ठीक है? क्लियर? अच्छा, कभी भी ना जैसे चैप्टर में जैसे इलेक्ट्रोस्टैट हमने शुरू किया और 5 क्लास हुई, तुम क्या करते हो एनसीईआरटी खोल के ना कोई भी सवाल करना शुरू करते हो, या कोई भी तुम्हारे पास किताब पढ़ी होगी कोई भी करना शुरू कर देते हो। अगर तुम कर रहे हो करो, कोई दिक्कत नहीं, मैं रिकमेंड करूंगा सबसे पहले इसकी तैयारी पूरी करो, फिर साथ साथ डीपीपी करो, फिर टेस्ट करो। अगर तुम कोई किताब सॉल्व कर रहे हो तो किताब तभी सॉल्व करो जब चैप्टर कंप्लीट हो गए। चैप्टर के बीच में थोड़ी ना किताब सॉल्व होता है यार, उसमें किताबों में रैंडम क्वेश्चन होते हैं जो मैं चैप्टर टॉपिक बाद में पढ़ाऊंगा उसके पहले हो जाएंगे, तो फिर कैसे होगा, है ना? फॉलो योर टीचर 100%, बिलीव इन पेरेंट्स, गिव टाइम, हैव पेशेंस। देखो पेरेंट्स के लिए है कि पेरेंट्स अपने बच्चों पे भरोसा रखें, थोड़ा उसको टाइम दे, पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनाए घर पे, है ना, पढ़ाई का माहौल बनाए, सपोर्ट करें, मोटिवेट करें, बच्चों से बात करें, ये पेरेंट्स के लिए, ठीक है? दूसरी बात तुम्हारे लिए क्या है कि देखो टीचर को 100% एक बार फॉलो करो। पहले तो टीचर चूज करो अच्छे से, किसको चूज करे सर? जिससे हमें समझ आए, जिसने बहुत सारे बच्चों को सेलेक्ट कराया हो, उसको चूज करो, कहीं से भी तुम चूज करो। लेकिन एक बार तुम अगर चूज कर लेते हो कि भाई इस मास्टर से पढ़ना है, तो 100% उसको समर्पित कर दो। वो कह रहा है कि तुमको अगले 5 मिनट तक लेक्चर एक पैर पे खड़े होकर देखना है, तो भाई एक पैर पे ही खड़े होकर लेक्चर देखना है। अगर तुम्हें कह रहा है कि तुमने कुछ गलती करी, मास्टर कह रहा है कि चप्पल घर में पड़ा उठा के चप्पल मारो, तो चप्पल मारना है। और ये सब कार्यक्रम चलता रहेगा, अलग अलग तरह के दुख दर्द तुमको मिलते रहेंगे क्लास में। ये पनिशमेंट भाई साहब ऑफलाइन में जितना फील आता है ना, उससे ज्यादा तुमको ऑनलाइन में फील आएगा, ठीक है? तो घर एक चप्पल खरीद लेना नया, नहीं तो पुराने दादाजी माताजी और पिताजी बहन का चप्पल से मार खाओगे तो अच्छा नहीं लगेगा। तो एक इंपॉर्टेंट बात और है, क्या 12वां पॉइंट तो भी लिखना है, एक चप्पल खरीद लेना, चप्पल, या फिर कार्टून का शेप में एक चप्पल काट लेना, कार्टून के शेप में एक चप्पल काट लेना, उस पर लिख लेना एमआर का चप्पल, है ना? ये सब लोग लिख लेंगे, बना लेंगे आज घर में। तो 40-50 रुपए का प्लास्टिक का चप्पल मिल जाता है, तुम दुकान में जाके खरीद के ला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 40-50 रुपए का सस्ता चप्पल लेना, थोड़ा मजबूत भी लेना, ऐसा नहीं कि 4 दिन कुटे चप्पल से टूट गया फिर नया खरीदना पड़ेगा। तो चप्पल मजबूत खरीद लेना है, क्योंकि कुटते रहोगे तुम, और जब भी बोलो चप्पल मार तुरंत, तो तुरंत मारना चप्पल ऐसे। तो लाइब्रेरी में बैठ के हम लेक्चर देखते, तो इज्जत है क्या तेरी? इज्जत तो है नहीं, तो चप्पल खा, ठीक है ना? दूसरी बात, बहुत सारे बच्चे सवाल पूछते बोर्ड एंड नीट का सिलेबस अलग है, इसको हम कैसे कवर करेंगे? बोर्ड का सिलेबस और नीट का सिलेबस बिल्कुल सेम है, हाँ बस थोड़ा सा टेम्परामेंट अलग होता है सॉल्व करने का। बोर्ड में हमें डेरिवेशन करना पड़ता है और नीट में हमें रफ्तार चाहिए। तो हमने आपको बताया था साम दाम दंड भेद सब आपको कराएंगे, हम पूरा बेसिक भी पढ़ाएंगे, कंसेप्चुअल डेरिवेशन भी पढ़ेंगे, और एकदम फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग। बच्चा कहता है प्लीज सर सॉल्व विथ बेसिक मेथड फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग, हम आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग भी देंगे और साथ में मास्टर का फ्लेवर भी देंगे, ताकि एक्यूरेसी और स्पीड आपकी एग्जाम में बढ़ जाए। समझ में आया? और चप्पल खरीद लेना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? चलो धन्यवाद, मिलते हैं क्लास में, खूब जोरदार तरीके से पढ़ाई करेंगे। थैंक यू।